गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी सेकंड लैंग्वेज यानी कक्षा 8वीं के लिए हिंदी द्वितीय भाषा के अंतर्गत देखिए गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम पाठ 9वां एक कुत्ता और एक मैना। पाठ का शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना। इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो आप पहले ऑलरेडी हमने इसका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, यह दूसरा है, उसका उर्वरित शेष भाग आज हम देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे इसके आधार पर आने वाले शब्दार्थ, उसके बाद पाठ की शुरुआत करेंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष का अर्थ है जो सामने दिखाई दे। महिमाशाली उसका अर्थ है गौरवमय। उल्लेख इसका अर्थ है चर्चा अथवा विवरण भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद का सहज बोध है स्वाभाविक ज्ञान। करुणा करुण भाव है दया का भाव। बिड़ाल यानी ये जंगली बिलाव। बिड़ाल का अर्थ है जंगली बिड़ाव। तो आइए देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा जिस प्रकार लेखक का परिचय देखा और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वह श्री निकेतन को जाके वहाँ रहने के लिए जाते हैं। शांति निकेतन छोड़ने का कारण क्या था? वहाँ की भीड़ भाड़ से तंग आकर वो कहाँ गए थे? श्री निकेतन गए थे और वहाँ जाकर 30वीं मंजिल के ऊपर गए थे और वहाँ जाने के लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाके रहने के लिए उन्होंने शुरुआत की। और उसी वक्त लेखक वहाँ पे जाके लेखक सह परिवार जाके गुरुदेव जी से मिलने के लिए गए थे। उस वक्त लेखक गुरुदेव जी ने पूछा था दर्शनार्थी हो यानी कि दर्शन की अभिलाषा लिए आने वाला व्यक्ति है, दर्शनार्थी हो। और उसी के साथ साथ बच्चों के साथ थोड़ी सी छिड़कानी करके उन्होंने आगे वैसे ही अस्तगामी सूर्य को देखकर लगातार देखते बैठे थे। और उसके उपरांत जो कुछ भी हुआ हमने यहाँ पे डिस्कशन किया और उसके बाद का जो उर्वरित भाग है आज हम इस कक्षा में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे। तो पृष्ठ संख्या 71 खत्म हुआ है। टर्न द पेज प्लीज 72। तो यहाँ से पहला अनुच्छेद है, हम स्टार्ट करेंगे। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। प्रत्यक्ष सी से जो सामने दिखाई देती, यहाँ पे अर्थ दिया गया है। जब भी लेखक यह कविता पढ़ते हैं तो उनके सामने वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में जा बैठी है। महिमाशाली यानी गौरवमय। उस दिन लेखक के लिए केवल एक छोटी सी घटना थी, लेकिन आज एक बहुत गौरवशाली घटना बन गई है। इस प्रसंग में एक और आश्चर्यजनक बात का उल्लेख किया जा सकता है। उल्लेख यानी चर्चा अथवा विवरण। जब गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया। देखिए सहज बोध का अर्थ है स्वाभाविक ज्ञान। पता नहीं उस कुत्ते को इस प्रकार पता चला कि वहाँ गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम लेके आ गए हैं, तो वह बिना कुछ जाने वैसे ही आश्रम की ओर आ गया। कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रमवासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। देखिए आश्रम के पास तो गया और साथ ही साथ जो गुरुदेव जी की चिता भस्म थी यानी राख थी उनकी, उसके लिए अंतिम विदाई देने के लिए वो वहाँ पे गया था। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था। उस समय एक लंगड़ी मैना उदक रही थी। लंगड़ी मैना थी, क्यों मैना थी? क्योंकि वो मैना कैसी थी? लंगड़ी थी और वह फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज़ फुदकती है। ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। करुण भाव यानी एक दया का भाव, यानी कि गुरुदेव जी एक इंसानों के नहीं प्रति बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी उनका उतना ही स्नेह और आदर भाव रखते थे। किस प्रकार पशुओं की भाव जानते थे? देखिए वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि वह जो लंबी मैना है उसके अंदर उसको देखते ही गुरुदेव के मन में क्या भाव पैदा होता है? एक करुणामय भाव पैदा होता है। गुरुदेव ने अगर यह न कहा होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाले पक्षी ही है ही नहीं। तो लेखक का मानना ऐसा था कि जो मैना थी वो क्या है? करुण भाव दिखाने वाले पक्षी है ही नहीं। अगर गुरुदेव नहीं बताते तो शायद लेखक को पता भी नहीं चलता था कि वह लंगड़ी है और उसके अंदर के जो भाव है, जो गुरुदेव जी मुझे दर्शाना चाहते थे करुणा भाव, वो शायद मैं देख भी नहीं सकता था। 3-4 वर्ष में एक नए मकान में रहने लगा हूँ।
देखिए जिस प्रकार थोड़े दिन के बाद आप घर अगर किराए का है तो किस प्रकार आप मकान बदलते हो, उसी प्रकार 3-4 वर्ष बाद लेखक ने मकान बदलने की नया बदल के नए मकान में वो रहने के लिए चले गए। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराग छोड़ रखा है। एक मैना दंपति नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाए करते हैं। नियमित यानी नियम से लगातार। तो ऐसे एक घर था, घरों में चारों ओर जो सुराखें छोड़ी गई थी, हवा के आने के जाने के लिए अथवा रोशनी के लिए भी सुराखें वहाँ पे रखी गई थी। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष, तो देखिए किराए का घर है, कोई भी आके रह सकता है। उसी प्रकार शायद उन जब लेखक रहने गए थे उनसे भी पहले जो रहते थे उस वक्त भी एक मैना दंपति यानी हस्बैंड एंड वाइफ जिस प्रकार एक परिवार रहता है उसी प्रकार मैना दंपति वहाँ हर साल जाती थी और अपनी गृहस्थी यानी अपने परिवार सहित वहाँ पे रहती थी। जमाया प्रति वर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। देखिए हम जिस प्रकार ईंटों मकानों से घर बनाते हैं, लेकिन मैना पक्षी जो पशु पक्षी हैं वो तो चिथड़ों से और तिनकों से ही अपना घर अथवा घोंसला बनाते हैं। तो क्या करते हैं, हमें ज़रा भी उनको हाथों सुराग मिला अथवा घर में आने के लिए प्रवेश मिला तो वहाँ से वो आने के लिए कोशिश कर देते हैं। इसलिए लेखक ने क्या किया, हर एक कोने में चिथड़े वगैरह भर के रखे थे, लेकिन फिर भी एक कहाँ से न उसको सुराग मिल गया और जहाँ भी सुराग मिला वहाँ उन्होंने ईंटों से भर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। पशु पक्षी पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराग में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। तो देखो लेखक यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, हाँ किस प्रकार मैना दंपति उनके घर में आई थी और उसका जो वहाँ पे बिताए हुए क्षण है लेखक को याद है उनको बता रहा है। तो अगर उसमें से कोई पति पत्नी मैना दंपति वहाँ पर आ जाए और किसी ने सुराग में से आते समय सुराग में आते ही उनके भाव देखने लायक होते हैं, यानी उनके मुंह कैसे होते हैं देखने लायक होते हैं, मानो मुंह के ऊपर ही भाव झलक होता है। पत्नी देवी का तो क्या कहना। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मैना दंपति की बात की जा रही है। तो पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई, फिर वह एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार कर दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे किसका विवरण किया जा रहा है, एक मैना दंपति का। अगर मैना दंपति एक छोटा सा तिनका भी अपनी चोंच में लेकर आए तो क्या कर देती है, सबसे पहले अपने पंखों को झटका देती है। हाँ सभी स्त्रियाँ भी इसी प्रकार करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद किस प्रकार अपने आप को संवारती है, उसी प्रकार यहाँ मैना दंपति का भी बहुत ही मर्मस्पर्शी हृदय को छू लेने वाली ऐसी भावनाएं यहाँ पे दर्शाई गई है। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज़ या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो क्या कहना। देखिए मैना दंपति तो एक तिनका लेके आई, किंतु यहाँ पे जो पति दंपति है यानी कि जो मैना का हस्बैंड है पति है, वह अगर गोबर और अगर कागज़ का टुकड़ा लेके आए तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता। देखिए लेखक तो पक्षियों की भाषा नहीं जानते, लेकिन फिर भी किस प्रकार मैना दंपति किस प्रकार एक छोटा सा तिनका लेने के आने के बाद क्या उसकी भावनाएं व्यक्त कर देती है। और साथ ही साथ उसका पति जो है अगर गोबर अथवा कागज़ का टुकड़ा लेके आए तो दोनों में पूछने की बात नहीं है। और किस प्रकार नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। तो देखिए पक्षियों की भाषा तो लेखक भी नहीं जानता था, लेकिन पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, नहीं लेखक नहीं जानता था, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। देखिए यहाँ पे लेखक को भी पता नहीं किस प्रकार वह संवाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर संवाद दिया गया है जो पशु पक्षियों के बीच में है। जिस प्रकार हस्बैंड वाइफ एक गृहस्थी जीवन में बातें करते हैं उसी प्रकार पशु पक्षी भी करती है। यह कल्पना के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए किस प्रकार मैना अपनी दंपति के साथ वार्तालाप करती है। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। देखिए किस प्रकार मैना दंपति अपने वाद विवाद में
दूसरों के सामने दर्शाती है। यानी लेखक का कहना है अगर उन दोनों में अगर वार्तालाप हो तो किस प्रकार का यहाँ पे वार्तालाप हो सकता है, यह उनकी गृहस्थी किस प्रकार चलती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वार्तालाप संवाद रूप दर्शाया गया है। सो इस प्रकार की मैना करुण भी कभी करुण भी हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। तो लेखक का विश्वास नहीं था कि मैना भी कभी करुण हो सकती है, लेकिन गुरुदेव जी के दर्शाने पर, मार्गदर्शन पर मैंने कि यहाँ लेखक को लगा कि मैना भी शायद करुणा भाव, मैना में भी करुणा भाव हो सकता है। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुरपति था, यानी कि विदुर जिसकी पत्नी मर गई हो वह क्या कहलाता है, विदुरपति, या विधवा पत्नी जिसकी बिडाल क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। बिडाल यानी किसी जंगली बिलाव के आक्रमण के कारण वह अकेली रह गई। विधवा यानी जिसका पति मर गया हो, विधु यानी जिसकी पत्नी मर गई हो। बिडाल का अर्थ है जंगली बिलाव। जंगली बिलाव के आक्रमण से शायद वह अकेली रह गई है। कौन, मैना। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, और गुरुदेव जी ने इसी मैना के ऊपर, उसके करुण भाव के ऊपर, दर्शाने वाले करुण भाव के ऊपर गुरुदेव जी ने एक कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना को करुणामूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप में मेरे सामने आ जाती है, जैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा तो देखा। और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारे हृदय तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। तो यहाँ पे कितने सुंदर भाव, कितने सुंदर अक्षरों में दर्शाया गया है। जो इंसानों की भावना नहीं समझ पाता, वहाँ गुरुदेव जी स्वयं एक लंगड़ी मैना की करुण भावना का मर्मस्पर्शी रूप से उन्होंने एक कविता का लेखन किया गया है। तो यहाँ के लेखक कहना चाहते हैं एक इंसान का दुख समझने में हम बहुत पीछे रह जाते हैं, किंतु यहाँ पे किस प्रकार गुरुदेव जी अपने साथ साथ पशु पक्षियों का भी दुख को हर लेते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार उस कुत्ते का भी यहाँ पे दर्शाया गया है। उसको पता भी नहीं था कि उसका मालिक वहाँ है, उसका अन्नदाता वहाँ है, फिर भी वह कुत्ता 2 मील चलकर मिलने के लिए, गुरुदेव के मिलने के लिए वहाँ पर आया था, श्री निकेतन। उसी प्रकार उस छोटी सी मैना यानी कि जो लंगड़ी थी, उदकती थी, उसके मन में उठने वाले करुण भाव को गुरुदेव जी ने निहार लिया, भाव लिया, यानी कि उनके भावों को पहचानने की जो शक्ति है, पशु पक्षियों के प्रति तीव्र भावना जो है, यानी कि जागरूक लोगों को भी जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर जो भावना है पशु पक्षियों के प्रति स्नेह भावना, तो इस मैना के करुण भाव को उन्होंने जांच लिया, भाप लिया, और उसके ऊपर उसने एक कविता लिखी। और यह कविता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी लेखक जी के मन को बहुत भा गई। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर इस पाठ का यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, आत्मसात कीजिए, और इसके आधार पर आए गए शब्दार्थों को अपने क्लास वर्क में लिखिए, और साथ ही साथ इसका जो भी रिलेटेड मौखिक और लिखित प्रश्न, भाषा ज्ञान आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसको भी आप क्लास वर्क में कॉपी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।